क्लास में हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसी पे अभी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके बहुत टाइप का क्वेश्चंस बनता है। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या सीखे थे, थोड़ा एक क्वेश्चन से बता दें आपको। मान लीजिए जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है, कितने ऑर्डर का, इट इज ऑफ 3x3, ठीक है। 3 रो है और 3 कॉलम है। एलिमेंट्स है मेरे पास, मान लीजिए 2 1 2 0 1 3 2 -1 5, इस तरीके का। और क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड करके दिखाओ कि ए स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स, इंटीग्रल पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स। निकालने का तरीका सीखे थे कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाके ए स्क्वायर फाइंड होगा। अब हम लोग इसी में मैट्रिक्स ए को लिख लिए 2 1 2 फर्स्ट रो, 0 1 3 सेकेंड रो, 2 -1 5 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 2 1 2 0 1 3 और 2 -1 5, ठीक है। हम लोग क्या तरीका सीखे थे कि जो फर्स्ट प्लेस का मैट्रिक्स होगा उसके रो को सेकेंड प्लेस के मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपने पास मल्टीप्लीकेशन का जो तरीका था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम प्रोवाइड 4 + 0 + 4, ठीक है। तो 4 0 4। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम 2 × 1 + 1 × 1 + 2 × -1। सॉल्व करके 2 + 1 और -1 या -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 3 10 4 3 10, ठीक है। तो आपको पूरे 9 एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई करना। अब क्योंकि फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाइड, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम 0 0 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 -3 -2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 3 15 18, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 0 10 14, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 -1 -5 is -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 -3 25 4 -3 25, इट इज 26, ठीक है। तो ये हम लोग तरीका सीखे थे मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे तो ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, आपको सॉल्व करके लिख देना है कि हाँ ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, बस आपको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना है, इट इज 7। तो ये था अपने पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करते थे सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक प्रोसेस है वही कंटिन्यूड है, और उसके बेसिस पे थोड़ा मल्टीपल टाइप का और क्या क्या क्वेश्चंस होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसमें जैसे कि अपने पास कोई एक क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन प्रोवाइडेड है मैट्रिक्स ए, ये दिया है I 0 0 I, ठीक है। I यहां पे आयोटा, I बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और I का वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे √(-1), ठीक है। और ये है क्या, ये आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा। बोला गया फाइंड a⁴n क्या होगा। अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में जब पढ़ रहे थे हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, उस टाइम में आपको ऐसा एक प्रोसेस बताया गया था, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। a⁴n हम 4n नहीं निकाल सकते क्योंकि n हमको नहीं पता है। तो फिर मेरा तरीका क्या होगा, मेरा तरीका होगा कि क्वेश्चन हमको a⁴ दिया, तो हम फाइंड करें कि a² कितना होगा। तो a² कहने का मतलब I 0 0 I मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ I 0 0 I। सबसे लंबा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का ही होता है, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इसमें क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, तो हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए, I² आया। फिर फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम 0 और 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × I 0 I × 0 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 और I × I² ये मिल गया। अच्छा I आपको बताया गया √(-1) है, जरूरी नहीं था बताना, मगर फिर भी हम बता दिए क्योंकि ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़े हैं कि I जो होता है वो आयोटा होता है, और I का वैल्यू क्या होता है, √(-1) होता है, ठीक है। तो अगर रिक्वायरमेंट होगा I² का, तो हम ये कह सकते हैं ना यहाँ से
कि आई स्क्वायर जो होगा ये तो -1 है। आई अगर रूट अंडर -1 तो स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। वो -1 हम इस प्लेस पे पुट करेंगे तो लिखा क्या जा सकता है, इट इज -1 0 और 0 -1। ठीक है, -1 0 और 0 -1। देखिए आपको पिछले क्लास में एक चीज बताए थे कि अगर हर एक एलिमेंट में से कुछ कॉमन निकल सकता है तो उसको हम लोग मैट्रिक्स में कॉमन निकालते हैं। तो देखिए -1 है, 0 है, 0 और -1, क्या हमको कॉमन दिख रहा है? हमको दिख रहा है -1 कॉमन, क्योंकि 0 के पास सब चीज होता है। बाकी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1। सोचिए a स्क्वायर था और इसमें से -1 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 1 0 0 1 बचा। और अगर आपको याद हो ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको पढ़ाया गया था कि जब कभी भी डायगोनली 1 1 प्रेजेंट हो और इधर में अदर देन डायगोनल 0 हो, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2। अब इसका क्या यूज है, ठीक है, हम यहां तक फाइंड कर लिए, मगर क्वेश्चन तो हमसे बोला कि a⁴n बताइए, तो इसका क्या यूज है समझिएगा। i का पावर कुछ भी कर दे, i का पावर कुछ भी यहां पे आप पुट कर दे, कोई भी इंटीजर, ये हमेशा i होता है। क्यों और कैसे? अगर आप मेरे पिछले क्लास के स्टेटमेंट्स को ठीक से सुने होंगे, जब हम आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो आपको याद आएगा, हम बोले थे कि जनरल अलजेब्रा में जो आइडेंटिटी होता है, वो 1 के जैसा होता है। तो 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए वो रहेगा तो 1। एग्जैक्टली वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी इंटीग्रल पावर डाले, ठीक है, इंटीग्रल पावर, तो वो क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। तो i का पावर m i के बराबर होता है। इसका क्या यूज है इस क्वेश्चन में, देखिए हमसे डिमांड किया a⁴n कितना, a⁴n कितना। थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान से समझते चलिएगा, कहीं दिक्कत हुआ जरूर पूछिएगा। तो हम क्या लिखें, a स्क्वायर का पावर 2n होगा। a⁴n को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर का पावर कितना होगा, 2n होगा, 2n। अब a स्क्वायर हमको पता है कि a स्क्वायर जो है वो -i के बराबर है, तो हम यहां पे लिखें माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में 2n। अब एक बात कंफर्म है कि अगर 2n लिखा है तो वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है। 2n सोच के देखिए, 2n हमेशा क्या होता है, इवन होता है। n के जगह कोई भी इंटीजर आप पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई होके वो इवन बन जाएगा। और नेगेटिव का पावर इवन उसको पॉजिटिव बनाता है। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, आइडेंटिटी आया। तो हम अपना आंसर क्या दे सकते हैं, थोड़ा सा हम इस प्लेस को यूज कर रहे हैं बस अपना आंसर लिखने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर मेरे पास क्या है कि a⁴n जो है ये एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये यूज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, जो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में करना है, ठीक है। देख लीजिए, कुछ डाउट तो हमसे पूछा जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन से इसमें क्वेश्चन उसी बेसिस पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे ही, फाइंडिंग अननोन के बेसिस पे। लेट मैट्रिक्स ए दिया, एक मैट्रिक्स ए दिया, क्या मैट्रिक्स दिया है, 1 2 3 और -5। दूसरा एक मैट्रिक्स बी प्रोवाइड किया गया, ये है 1 0 0 2, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि x मैट्रिक्स क्या होगा फाइंड कीजिए, जबकि a = b × x है, ठीक है। x मैट्रिक्स फाइंड कीजिए जबकि मैट्रिक्स a = b × x है। तो देखिए सबसे पहला काम इसमें करना क्या होता है ना, कि हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट। लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x, सबसे पहले आपको ऑर्डर एज्यूम करना पड़ता है। ऑर्डर क्या होगा ये एज्यूम करना पड़ता है। मान लीजिए m × n ऑर्डर का होगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक पार्ट था ऑन बेसिस ऑफ ऑर्डर, उसको लेके चलते हैं। देखिएगा a मेरे पास कितने ऑर्डर का, 2 × 2, b मेरे पास कितने ऑर्डर का, 2 × 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a दैट इज इक्वल्स टू b × x, मतलब क्या हुआ,
2 क्रॉस 2 ऑन बेसिस ऑफ ऑर्डर, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इनटू एक्स का ऑर्डर मेरा अज्यूम्ड है m क्रॉस n। ठीक है, तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस ऑर्डर का होना चाहिए। सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन तब होगा जब ये इक्वल होगा। तो हमको m का वैल्यू मिला 2। हम लोग क्या सीखे थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से कंक्लूजन मिला कि m का वैल्यू 2 होगा, एक अननोन फाइंड। दूसरा क्या सीखे थे, रिजल्टेंट जो होगा वो 2 क्रॉस n ऑर्डर का होगा, रिजल्टेंट 2 क्रॉस n ऑर्डर का। अब देखिए 2 क्रॉस 2 के बराबर 2 क्रॉस n, तो क्या आप बता पा रहे हैं कि m भी 2 हो रहा है और n भी 2 हो रहा है। देख लीजिए, किसी को कुछ डाउट है इसमें कि कैसे ये ऑर्डर निकल गया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर प्रोसीड करेंगे। देखिए कुछ डाउट हो जरूर पूछिए। ठीक है, कुछ नहीं ना, चलो बढ़िया। x अपने पास मिल गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अज्यूम करेंगे लेट x ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 4 अननोन कंटेन करेगा। मान लीजिए a b c और d, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2। अब इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे क्योंकि हमको ये पता है कि a जो है वो b इंटू एक्स के बराबर, तो हम पुट करना स्टार्ट करें। a के प्लेस पे 1 2 3 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू b के प्लेस पे जैसा दिया 1 0 0 2 और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में x जो मेरा अज्यूम्ड है इट इज a b c d। हमको यहां मल्टीप्लाई करना है, करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम क्या देगा, a प्लस 0। फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम b प्लस 0। सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 2c। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 2d मिल गया। और ये किसके बराबर, ये इक्वल है 1 2 3 माइनस 5 के। सही है, ठीक है, ये किसके इक्वल 1 2 3 माइनस 5 के। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो हमको ये पता कि a किसके बराबर 1, a इज इक्वल्स टू 1, b किसके बराबर 2, 2c किसके इक्वल होगा, 2c इक्वल्स टू 3, तो c क्या मिलेगा हमको 3/2, 2d इज इक्वल्स टू -5, तो d जो आएगा वो -5/2 आएगा। मिल गया हमको, चारों एलिमेंट मिल गया। हमको फाइनलाइज करना है मैट्रिक्स x देके। a का पोजीशन यहाँ पे अपर कॉर्नर 1, फिर b 2, फिर c 3/2, उसके बाद d -5/2। ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखिए ये मिल गया अपना एक अननोन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज अननोन मैट्रिक्स निकालने में भी होता है और एलिमेंट्स कुछ अननोन होता है उसके कैलकुलेशन में भी होता है। देख लीजिए कुछ डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ लें आप, या इसमें यूज होने वाले किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो पूछ ले। क्वेश्चन मेरे पास फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का देखिए क्या है। इसमें मेरे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा दिया है a एंड b। ठीक है, a एंड b आर 2 मैट्रिसेस। जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, आप समझिएगा ये कोई है ना ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये एक टाइप का थ्योरी है जो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये थ्योरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स में थ्योरी बोल के आप लंबा चौड़ा कुछ लिखाएंगे तो नहीं ना, उसमें तो क्वेश्चन ही होगा सैंपल की तरह। a एंड b आर 2 मैट्रिसेस सच दैट क्या दिया कि a इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू b एंड b इंटू a इज इक्वल्स टू a। तो बोला गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा ये फाइंड करके दीजिए। ठीक है, देखिए जिस क्वेश्चन में मैट्रिक्स नहीं दिया, जिस क्वेश्चन में मैट्रिक्स प्रोवाइड नहीं किया, अभी तक के क्वेश्चन में देखते थे ना कि a और b दिया हुआ रहता था और कुछ फाइंड करने बोलता था। जिस क्वेश्चन में मैट्रिक्स नहीं दिया उसमें आपको बहुत ध्यान से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसा कंडीशन दिया है वैसे सॉल्व करना होता है। और ये कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें आपके सब्जेक्टिव लेवल में, स्कूल लेवल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जैसा ये वाला बोर्ड पे लिख के रखे। ठीक है, ये बेसिकली आता है कंपटीशन लेवल में। पूछा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा बताइए। मेरा स्टार्टिंग पार्ट यही होगा, a इंटू ए स्क्वायर को लिखे प्लस b इंटू बी स्क्वायर को लिखे। अब थोड़ा ऐसे सोचिए कि किसी एक नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, किसी एक कांस्टेंट पर्टिकुलर पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए
मान लीजिए अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, b से मल्टीप्लाई करते तो यहां एक और b प्रेजेंट हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करते यहां एक a प्रेजेंट हो जाएगा। तो हमको करना क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ab प्लस ab इज इक्वल्स टू b और ba इज इक्वल्स टू a। तो अगर हम b से मल्टीप्लाई करें तो ba इंटू a प्लस यहां पे मेरे पास अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है b से, थोड़ा सा एक छोटा सा चीज मेरे पास क्वेश्चन में, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में ये था कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बोला फाइंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये था मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। हम वही चीज मिस कर रहे थे। देखिए करना क्या है, हमको ये वाला जो पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको यहां पे यूज करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड करने बोला, तरीका क्या होगा, हम कभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में नहीं ब्रेक करेंगे, हम बल्कि उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हम ए प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक नहीं करेंगे, हम उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये हुआ कितना, मल्टीप्लाई करते चलिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक प्लेस पे और इसके साथ में ए बी प्लस बी ए दूसरे प्लेस पे, ठीक है, ए बी प्लस बी ए दूसरे प्लेस पे। तो हमको क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको पता है किसके इक्वल, नल मैट्रिक्स। ए बी किसके इक्वल, बी, और बी ए किसके इक्वल, इट इज इक्वल्स टू ए। देखिए बी ए इज इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी, फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, ए प्लस बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन आप देखेंगे इसी तरीके का। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को, देखिए सबसे क्वेश्चन मेरे पास क्या है, x a इज इक्वल्स टू, इस बार 1 माइनस 1 2 1, b एक मैट्रिक्स दिया a1 b माइनस 1, ठीक है, और बोला गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये चीज आप खुद से नहीं लिखेंगे, हम आपको क्या बोले, वो क्वेश्चन में बोला गया, और अगर आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेगा तो आप बिल्कुल उसको इस तरीके से लिखेंगे, अपने से a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होगा मैट्रिक्स में। और अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला गया, किसी क्वेश्चन में ये बोला गया कि a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल है, तभी आप कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। देखिए अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, स्मॉल लेटर का a एंड b क्या होगा, ये है अपने पास क्वेश्चन। a और b का वैल्यू निकालना हमको, आपके पास कंडीशन दिया, आपके पास कंडीशन दिया, आपको मैट्रिक्स दिया, ठीक है। तो ऐसा तो हमको कुछ नहीं यूज करना है, बस यही डिफरेंस हम आपको इससे पहले बता रहे थे। हम क्या बोले, किसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स नहीं दिया, किसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया, बनाने का तरीका बदल जाएगा मेरा। यहां पे क्योंकि दिया है तो हमको केवल क्या करना है ना, LHS अलग से निकालेंगे, RHS अलग से निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो क्या हमको पूरा का पूरा a प्लस बी होल स्क्वायर निकालने का जरूरत है? ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा, देखिएगा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो समझिएगा। LHS पार्ट मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसको अगर हम मैट्रिक्स में सॉल्व करना चाहें तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर ए बी बी ए और बी स्क्वायर होगा। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया कि किसके इक्वल दिया था और होना क्या चाहिए था? मगर क्वेश्चन तो बोला कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्वेश्चन क्या बोला, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ले लेते हैं इक्वल। यानी कि ये जो मेरे पास LHS है, ये अगर हम इस तरीके से लिखे दैट इज इक्वल्स टू RHS जो दिया है वो इतना है। देखिए 2ab लिखा ना, हम इसको ab प्लस ab लिख रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि चार टर्म रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। ध्यान से, ए स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ए बी भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या, बी ए और ए बी। नहीं कैंसिल कर सकते हैं, बी ए और ए बी नहीं कैंसिल कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, हम ये लिखेंगे देयरफॉर बी ए जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। अब इतना बड़ा कंडीशन फुलफिल ना करके हम इतने छोटे कंडीशन को फुलफिल करेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, समझ गए, ये और ये दोनों एक ही चीज। तो क्वेश्चन आपको दिया काफी लेंदी, आपको यहां कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। आप जैसा अलजेब्रा जानते हैं, जैसे सॉल्व करना आप सीखे हैं, आप इसको रिड्यूस करके लेके चले आए इतने छोटे कंडीशन में, आप इसको फुलफिल कीजिए और अननोन ए और बी फाइंड कीजिए। तो क्या करना होगा, हमको एलएचएस निकालना होगा। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से जहां तक उम्मीद है कि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो ही गए हैं, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा बी ए से मल्टीप्लाइड होगा, यानी बी का रो लेके चलेंगे और ए का कॉलम लेके चलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, इट इज ए प्लस 2, क्या मिला, ए प्लस 2। फिर फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, माइनस ए प्लस 1, यानी 1 माइनस ए। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बी माइनस 2, बी माइनस 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी माइनस 1, माइनस बी माइनस 1, ये मिल गया। और मेरे पास आरएचएस क्या है, तो आरएचएस है ए बी, आरएचएस क्या है, ए बी। थोड़ा सा जगह बना ले, देखिएगा आरएचएस है मेरे पास ए बी, हम यहां आरएचएस निकाल रहे हैं। तो आरएचएस ए बी जो होगा, ए के रो को कंसीडर करेंगे, ए के रो को कंसीडर करेंगे और बी का हम लोग क्या लेके चलेंगे, कॉलम लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई करते चलिए। देखिए जब हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जहां तक हो सके आप पेन पेपर तो रखे, कोशिश कीजिए अपने से बना लें। ठीक है, और मेरे साथ मिलाते चलिए, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम ए माइनस बी, आरएचएस का फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी। फिर फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, देखिए 1 प्लस 1 2। फिर ए का सेकेंड रो, बी का फर्स्ट कॉलम 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। और लास्टली हम ये लिखना चाहते हैं कि इसका सेकेंड रो, उसका सेकेंड कॉलम 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। मिल गया एलएचएस आरएचएस। अब इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब इसको इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा और प्रोसीड कर रहे हैं हम, ये तो निकल ही गया था। अब इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़ा के यहां से इधर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एलएचएस मेरे पास है a प्लस 2, ठीक है, 1 माइनस ए, बी माइनस 2, माइनस बी माइनस 1, और इट इज इक्वल्स टू यहां से a माइनस बी 2, फिर 2a प्लस बी और 1। सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये पता मैट्रिक्स की इक्वालिटी से कि 1 माइनस ए 2 हुआ, 1 माइनस ए अगर 2 हुआ तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, -1। 1 माइनस ए 2 हुआ तो a का वैल्यू कितना आएगा, -1। चलिए दूसरा b के लिए जो सबसे हल्का वही पार्ट लीजिए, माइनस बी माइनस 1 इज 1। ठीक है, क्या लिखा, माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो जब आप b सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना देगा, -2। छोटा सा लिखा है b -2 और a लिखा है -1। निकल गया a और b का वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास जैसा कंडीशन रहेगा ना, आप बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करें। आपके पास जो कंडीशन दिया आप वैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि दिया गया कंडीशन लेंदी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिया गया कंडीशन लेंदी है, हम सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल उसको छोटा कीजिए, ये आपके टाइम को बचाएगा। नहीं तो हम क्या सॉल्व करते, पहले ए और बी को ऐड करते, उसका स्क्वायर करते, एक पार्ट तो हो ही गया। फिर इधर साइड में ए का स्क्वायर निकालते हैं, बी का स्क्वायर निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, तब जाके इक्वेट करते हैं। तो सोचिए मल्टीप्लीकेशन हमको कितनी बार करना पड़ता, 4 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता। और यहां हम मल्टीप्लाई कितनी बार किए हैं, 2 बार मल्टीप्लाई किए। जितना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का कीजिएगा, टाइम कंजम्पशन उतना ज्यादा होता है। तो जहां तक हो सके आप टर्म को छोटा कर लीजिए, तब मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ लीजिए हमसे। क्वेश्चन क्या है ना, ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन, ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन, मैट्रिक्स का ही मैथमेटिकल इंडक्शन में यूज है, मैट्रिक्स का ही मैथमेटिकल इंडक्शन में यूज है।
मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे 11 क्लास में, थोड़ा उसको देख लेंगे। P1 को हम लोग ट्रू प्रूफ करते थे, ठीक है, P1 को ट्रू प्रूफ करते थे। उसके बाद PM स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था कंटेनिंग M, उसको हम लोग ट्रू अज्यूम करते थे, और इसके बेसिस पे PM के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ PM+1 को हम लोग ट्रू प्रूफ करते थे, ठीक है, ये हम लोग इसको प्रूफ करते थे। तो अपने पास जब कभी भी मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होगा, चाहे वो जनरल अलजेब्रा का मैथमेटिकल इंडक्शन हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर में मैथमेटिकल यूज हो, या फिर फंक्शन में मैथमेटिकल यूज हो, या फिर मैट्रिक्स में मैथमेटिकल यूज हो, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब हमको करना यही होता है। चाहे कोई भी सेक्शन का मैथमेटिकल इंडक्शन हो, करना यही होता है, ठीक है, ये काम हमको करना होता है। बस यहां पे भी हमको यही काम करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में ये बोला कि इफ A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1A01, ठीक है, then prove that A to the power n is equals to 1 NA01 for all n belongs to natural number। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं लिखा कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कीजिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिख रहा है? ए दिया, ए एन प्रूफ करने बोला, लास्ट में बस एक एडिशनल बात बोला कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही एडिशनल बात है जो हमको बताता है, ये जो एडिशनल बात है ये हमको बताता है कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। जब कभी भी लिखा रहेगा कोई भी n कंटेन करने वाला स्टेटमेंट दिया, प्रूफ करने बोला फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही हमको इंडिकेट करेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है और आप बिना इंडक्शन लगाए क्वेश्चन को बना दिए, क्योंकि आएगा सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर ऐसा है और बिना मैथमेटिकल इंडक्शन लगाए क्वेश्चन बना दिए, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने का मतलब हमको बिल्कुल ऐसे ही चलना पड़ेगा और प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझते चलिए, इंडिकेशन पता चल गया कि कैसे समझेंगे कि हाँ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना, जिस क्वेश्चन में ये लिखा है वहां मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है, ठीक है। देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मेरा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको Pn बोल रहे हैं, और वो क्वेश्चन में दिया है कि a टू दी पावर n जो है वो 1Na01 के इक्वल है। ये मेरा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ। अब फॉर n इज इक्वल्स टू 1 P1 के लिए सॉल्व करेंगे और इसका LHS पार्ट लिखेंगे। तो देखिए ये LHS ये RHS, n के जगह क्या पुट करने बोला 1 पुट कर दिए, ये किसका a, ये कितना a, RHS लेंगे इसी का, RHS लेके चलेंगे स्टेटमेंट का, और n के जगह क्या पुट करेंगे 1, यहां n के जगह 1, तो हम क्या लिखें 1a, n के जगह 1 01, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए a जो है वो क्या 1a01 के बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहां ध्यान दें तो आपको ये बात पता चल गया होगा कि a जो है वो 1a01 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर P1 इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि P1 स्टेटमेंट ट्रू हो गया, क्योंकि LHS और RHS इक्वल है। तो देखिए P1 मेरा प्रूव हो गया कि ट्रू है। अब अगला स्टेटमेंट हमको क्या करना होगा, हम लोग को मान के चलना होगा लेट PM बी ट्रू। हमको ये मान के चलना होगा कि PM भी ट्रू होगा। तो PN और PM में क्या डिफरेंस, PN और PM में क्या डिफरेंस, N के जगह M पुट करेंगे, N फॉर नेस्ट के जगह M फॉर मैंगो पुट करेंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या a टू दी पावर m दैट इज इक्वल्स टू यहां से 1ma01, ये हो गया क्योंकि ये अज्यूम्ड है। लेट PM बी ट्रू, मतलब am के जगह हम इतना यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतना यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट, इसको एज ए रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अज्यूम कर लिया गया कि PM ट्रू होगा। अब क्या करना है, अब करना है कि PM+1 को ट्रू दिखाना है, PM+1 को ट्रू दिखाना है। तो फॉर
पी एम प्लस वन फॉर पी एम प्लस वन। मेरा पहला काम क्या होगा कि फाइंड कर ले LHS क्या है। तो LHS मेरे पास वही होगा जब हम m के जगह क्या पुट करेंगे, m प्लस वन। तो वो तो बनेगा a टू दी पावर m प्लस वन, a टू दी पावर m प्लस वन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर m इंटू a, है ना, ये तो पावर का प्रॉपर्टी है। सेम बेस मल्टीप्लीकेशन तो पावर ऐड होता है, तो अगर कभी पावर एडिशन के फॉर्म में है तो सेम बेस के साथ मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यही काम करता है। am को क्या करें, तो वो तो पहले बता दो। am को क्या करें, am को लिखे 1 ma 01। a को क्या लिखें, तो a तो क्वेश्चन दिया हमको 1a01, क्वेश्चन में दिया है कि a क्या है 1a01। अब क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, कर लीजिए, ठीक है। करके क्या मिल रहा है देखते चले। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 1, फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम a प्लस ma, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1a। एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा a प्लस ma, ये मिल गया हमको। अब सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1, ये मिला, ठीक है। तो ये मेरा LHS है, ये मेरा क्या है LHS। अब एक बार RHS ऑफ PM प्लस 1 क्या होना चाहिए, तो हम सीखे ना भी कि m के जगह जब m प्लस 1 पुट करेंगे तो हमको PM प्लस 1 मिलेगा। तो देखिए LHS में तो पुट कर ही दिए m के जगह पे, अब RHS में एक बार पुट करेंगे तो RHS आएगा PM प्लस 1 का। यहाँ m है, बस इसी जगह पे m प्लस 1 लिखना है। तो RHS कितना होगा, 1 का 1 रह गया, m के जगह m प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई a हो गया, और नीचे 0 1। आमने सामने दोनों देखिए LHS RHS इक्वल हुआ कि नहीं, तो आप मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, दोनों बराबर है, तो देयरफॉर PM प्लस 1 इज ट्रू, देयरफॉर PM प्लस 1 इज ट्रू। अगर ट्रू है तो फिर लास्ट डिक्लेरेशन देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। हम आपको पहले ही बोले कि ये सब्जेक्टिव का पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव में इस प्रूफ से लेना देना कुछ नहीं होता है। तो अगर सब्जेक्टिव का पार्ट है तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। मार्क्स इन्हीं सब पे मिलता है। आप इतना लंबा चौड़ा काम कर दिए, केवल ये लास्ट वाला लाइन अगर नहीं लिखिएगा ना, तो मान लीजिए जैसे कि ये 4 नंबर का आया, ठीक है, 4 नंबर का आया, आपका 1 मार्क, ठीक है, 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, केवल ये लास्ट लाइन नहीं लिखिएगा तो सब्जेक्टिव है, सारे स्टेप्स पे ध्यान देना होता है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है P1 के लिए 1, PM के लिए 2 और PM प्लस 1 के लिए 3, लास्ट लाइन के लिए 4, ठीक है। बाय द वे अगर ज्यादा मार्क्स में आया 5 या 6 तो सारा क्रेडिट जाता है PM प्लस 1 को, बाकी हर एक स्टेप को एक एक नंबर दिया जाता है, ठीक है। इस कारण से पहले ही पता है कि सब्जेक्टिव में आएगा तो हमको अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाने आना चाहिए। देख लीजिए कुछ डाउट है तो पूछा जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। वर्ड प्रॉब्लम है, और अगर हमको क्वेश्चन अभी एक और मिल गया तो इंडक्शन पे एक और क्वेश्चन हम करवा ही देंगे, ठीक है। तब तक देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का एक वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, देखिएगा, ठीक है। लिखा जाए, एक क्वेश्चन सफिशिएंट आपको बताने के लिए सुनते चलेंगे। द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, ठीक है। उसके बाद 8 डजन दर्जन, ठीक है, 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स। उसके बाद 10 डजन दिया हुआ है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स बुक। देयर सेलिंग प्राइस, अब आ गया ये अपने काम पे, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है रुपीज 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली, यानी कि केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस है 80, फिजिक्स का सेलिंग प्राइस है 60,
और इकोनॉमिक्स का सेलिंग प्राइस है 40 हर एक बुक का। द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो टोटल सेलिंग अमाउंट क्या होगा वो हमको चाहिए, वो हमको बताना है, ठीक है। टोटल सेलिंग अमाउंट क्या होगा, इतना सारा बुक बेच रहा है तो टोटल सेलिंग अमाउंट क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, दो पार्ट। कौन कौन सा, एक क्वांटिटी और दूसरा रेट, ठीक है। क्वांटिटी और रेट दिया कि कितना कितना उसके पास अवेलेबल है, और ये दिया कि कितने में वो बेच रहा है। मगर ध्यान रखेंगे क्वांटिटी दर्जन में दिया है और मेरे पास जो रेट दिया ये पर पीस दिया है, ठीक है। रेट पर पीस दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये पर पीस दिया हुआ है। तो हमको उसी तरीके से थोड़ा काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटी है इसका कॉलम बना लेंगे और जो सेलिंग प्राइस है इसका रो बनाएंगे। तरीका क्या होता है कि कब क्या करना है, कैसे पता चलेगा। देखिए जब भी आप किसी एक रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका ट्रिक है कि हाँ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन रो में जाएगा कौन कॉलम में जाएगा। जब भी एक रो मैट्रिक्स को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सोचिए रो मैट्रिक्स जब भी होता है 1 क्रॉस n ऑर्डर का होता है। कॉलम मैट्रिक्स जब भी होगा n क्रॉस 1 ऑर्डर का होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको सॉल्व करके 1 क्रॉस 1 मिलेगा? एक बार ध्यान से देखिएगा, रो यानी 1 क्रॉस n को मल्टीप्लाई किए कॉलम यानी n क्रॉस 1 से, तो क्या हमको 1 क्रॉस 1 नहीं मिलेगा? देखिए एक बार, सही है, मिलेगा? हाँ ठीक। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि टोटल सेलिंग अमाउंट। तो टोटल सेलिंग अमाउंट एक क्वांटिटी होगा, मतलब हमको एक ही एलिमेंट चाहिए। तो आपको पता चला मेरा अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज लेके चल रहे हैं। अब इतना समझ के आप जब कंटिन्यू करेंगे तो अब आप टोटल सेलिंग अमाउंट में सबसे पहले मेरे पास रो है। तो रो में हम क्या डालें, रो में हम डाल देते हैं क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी, तो 10 इंटू 12 दर्जन दिया है, यहां पर पीस दिया है, तो हर एक पीस कितना पीस होगा वो निकालना होगा। तो 10 इंटू 12 इज 120। अच्छा डजन समझते हैं ना, 12 होता है नहीं? अच्छा हाँ तब ठीक है। 8 इंटू 12 96, और फिर उसके बाद 10 इंटू 12 ये फिर से कितना 120 इज द क्वांटिटी। और कॉलम में मेरे पास प्राइस कितना 80 60 40। ये हमको जो देगा वो मेरा आंसर होगा। मल्टीप्लाई करते समय अगर आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, वो आपके मल्टीप्लिकेशन को हल्का कर देगा। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा देख लिया जाएगा, वही आंसर होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो कॉमन लेके भी बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या कॉमन आएगा, उसमें से क्या कॉमन आएगा? दर्जन तो कॉमन आएगा 12, और उसके साथ 2 कॉमन आएगा। तो कितना कॉमन निकाल ले इसमें से 24, तो बचा क्या 5। इस प्लेस पे क्या बचा 4, इस प्लेस पे क्या बचा मेरे पास 5। अच्छा इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए तो 20 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, 20 है ना, 20 इसमें से निकालिए। तो मल्टीप्लाइड बाई 20, और कॉलम मेरे पास क्या बच गया 4 का 3 का 2 का, ठीक है। अब हम इसको 24 इंटू 20 लिख दिए, वो कितना हो गया 480। और अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके एक ही एलिमेंट 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, जो आ जाए मेरा आंसर 480 इंटू ये पूरा एलिमेंट 20 12 32 और 10 42। अब आपके पास बस एक मल्टीप्लीकेशन करना रह गया, वो आपका टोटल सेलिंग अमाउंट देगा। तो मल्टीप्लाई कर ही लीजिए ना, 2 से 16 और कितना 8, तो 9 हो जाएगा। 8 फिर 4 से 0 32 16 3 90, ये कितना 20160 इतना रुपीस। ये हो गया उसका टोटल सेलिंग अमाउंट कि इतना सारा क्वांटिटी जब वो बेचेगा तब जाके उसको कितना पैसा मिलेगा 20,160 रुपए उसको मिलेगा।
देख लीजिए वर्ड प्रॉब्लम में यही चीज आपको स्टेटमेंट में दिया रहेगा। हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दिए कि अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा। जब भी टोटल सेलिंग बोलेगा तो वैसे केस में 1x1 चाहिए, 1x1 चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी पहले दिया, रेट बाद में दिया, तो पहले क्वांटिटी और उसके बाद हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, रेट पुट करेंगे। इसमें हम लोग रेट पुट करेंगे, तब जाके मल्टीप्लाई होके टोटल सेलिंग अमाउंट हम लोग को मिलेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये अगर आप अच्छे से कर लिए, आपका क्वेश्चन सही, फिर उसमें कोई दम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम केवल आपको यही कंफ्यूज करेगा कि ये अरेंजमेंट हम कैसे करें। तो एक क्वेश्चन ये था, देख लीजिए कैसे हुआ। कुछ डाउट है तो पूछा जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए एक और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, ठीक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम का ही है, और जहां तक हो सके तो थोड़ा सा सजेस्ट भी कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है वो सुनेंगे। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी, टोटल अमाउंट कितना, टोटल ट्रस्ट के पास अमाउंट कितना है, 30,000 है। अब क्वेश्चन में है दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 2 डिफरेंट जगह पे वो इन्वेस्ट करेगा, 2 डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करेगा। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड ये दिया है 5% एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7%, सेकेंड बॉन्ड पे इंटरेस्ट दिया है 7%, ये दिया है। क्वेश्चन में ये बोला गया इफ द ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2000, ठीक है, मस्ट एनुअल इंटरेस्ट 2000 रुपए होना ही चाहिए, उसको 2000 उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। देन यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को यूज करना है। और क्या फाइंड करने बोला कि जो 2 बॉन्ड है इसमें कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। तो फाइंड, क्वेश्चन ये है फाइंड अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन बोथ बॉन्ड्स, ठीक है, दोनों बॉन्ड्स में दोनों जगह पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो निकालिए। तो देखिए बनाने का तरीका कैसा होगा। अमाउंट पूछा ना, तो मेरा सबसे पहले अजम्पशन होगा लेट x रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड में हम कितना लगा दिए, x रुपीज लगा दिए। तो कोई बताएगा देयरफॉर अमाउंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड, अगर कोई बता सके तो दोनों मिला के, हाँ बिल्कुल से, दोनों मिला के 30,000, एक में अगर x रुपीज मान लिए तो सेकंड अपने आप क्या हो गया, 30,000 माइनस एक्स। सेकंड में कितना लग गया, 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया जितना हम इन्वेस्ट किए। ये हो गया मेरे पास रेट पर एनम, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे, फिर से उसको एनुअल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2000 रुपए चाहिए, यानी रिजल्टेंट मेरा कितना आना चाहिए, 1 यूनिट आना चाहिए, रिजल्टेंट 1 यूनिट आना चाहिए। क्या करें, कैसे अरेंज करें, एक रो ले, कितने ऑर्डर का, 1x n, एक कॉलम ले, कितने ऑर्डर का, n x 1, तो रिजल्ट मिलेगा हमको कितने ऑर्डर का, 1x1। बिल्कुल यही काम, क्यों, फिर से हम लास्ट पे आए थे, हम लास्ट से ही डिक्लेयर कर रहे हैं। लास्ट अमाउंट मेरा क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर नंबर तभी मिलेगा जब एक रो और एक कॉलम रहेगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट हमको 1x1 का चाहिए। यहां पे मेरा इंटरेस्ट रहेगा जो मिला है, ठीक है। यहां पे मेरे पास अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स, और इस जगह पे एनुअल इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट जो मिल रहा है, और ये मेरा टोटल इंटरेस्ट, समझिएगा। तो अमाउंट ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टेड, एनुअल इंटरेस्ट इन ईच बॉन्ड दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉन्ड्स। जो भी इन्वेस्ट किया गया अमाउंट, उससे उसको कितना टोटल इंटरेस्ट मिला वो निकालना है। तो हम लोग इस तरीके से अरेंज किए, देखते चलिएगा। हम यहां पे लिखे अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, कितना कितना, x और 30,000 माइनस x और 30,000 माइनस x, ये मल्टीप्लाइड बाई
यहां पे एनुअल इंटरेस्ट, तो एनुअल इंटरेस्ट कितना 5%, 7%, 5%, 7% ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां नंबर का जरूरत है, इंटरेस्ट परसेंटेज का नहीं जरूरत है, ठीक है, बस यहां नंबर का जरूरत है। दैट इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2000 दिया तो है। हम लोग इसमें लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें तो क्या तरीका, x इंटू 5/100 क्या मिला 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 7/100, तो क्या लिखेंगे 2 1 पे कितना 0 4, ठीक है, -7x और डिवीजन में क्या आया 100 और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल, इट विल बी इक्वल्स टू 2000। कहीं भी कोई दिक्कत होगा जरूर पूछे, एलसीएम ले लिए यहाँ पे 100, वो जाके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 5 - 7 -2x प्लस 2 1 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके x निकालना, और ज्यादा बड़ा कुछ काम, ठीक है, तो -2x इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दिए तो बचा कितना 1 0 0 0 0, ठीक है, इतना आएगा मेरे पास। तो x का वैल्यू कितना आया मेरे पास, ये 2, सॉरी ये माइनस होगा ना, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस कट गया, 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आया 5000 रुपया आया, देख लीजिए 5000 ही आएगा, हाँ 5000 x इतना इन्वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2000 रुपए उसको चाहिए हर साल, तो 5% वाले में वो लगाएगा 5000 और 7% वाले में लगाएगा वो 25,000, ठीक है, ऐसे अमाउंट बढ़ा के लगाएगा तब तो जाके उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछा जाए, नहीं तो बनाने का तरीका यही है। ये अमाउंट बदल सकता है तो आपको भी यहां पे बदलना होगा और कैलकुलेशन इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्वेश्चन ये है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट a to the power n is equals to 1 plus 2n minus 4m n or 1 minus 2n for all n belongs to natural number if a is equals to मैट्रिक्स A दिया 3 minus 4 1 minus 1 ऐसा दिया, ठीक है, कि इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बताइए कि an इतना होगा। तो यहां तो बोल दिया तो बहुत अच्छा, अपने लिए एडिशनल बात, नहीं बोलता तो भी इसको देख के हम समझ जाते हैं कि इंडक्शन यूज करना है, ठीक है, बस उसी तरीके से चलेंगे हम, उसी तरीके से। सबसे पहला काम जो Pn है, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ n, वो कितना है, वो है an इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, ठीक है, एकदम आपको ऐसे ही स्टार्ट ही करना है। हाँ, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, जो P1 के लिए LHS होगा, तो P1 का LHS मतलब n के जगह 1 पुट करके a का पावर 1 मतलब a, जो RHS होगा n के जगह 1 पुट करेंगे, करते चलिए, 1 पुट किए 3, यहां 1 पुट किए -4, यहां 1 पुट किए 1, n के जगह पे 1 -1। अब देखा जाए a 3 - 4 1 -1, a 3 - 4 1 -1, क्योंकि मेरा LHS RHS के इक्वल है, तो ऐसे केस में हम ये बोलेंगे P1 इज ट्रू, मेरा P1 ट्रू हो गया, ठीक है, प्रूफ करके दिखा दिए। अगला स्टेटमेंट होता है लेट PM बी ट्रू। हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि PM ट्रू होगा, 1 को ट्रू दिखाते हैं और PM को क्या करते हैं, ट्रू मान के चलते हैं। लेट PM बी ट्रू मान लिया, तो PM का स्टेटमेंट क्या होगा, यही लिखते हैं क्योंकि हम लोग को जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो PM स्टेटमेंट होगा क्या कि जो a टू दी पावर m है ना, n के जगह m पुट करेंगे, a टू दी पावर m है, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां से 1 प्लस 2m माइनस 4m m
और यहाँ क्या होना चाहिए 1 माइनस 2m होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास अज्यूम्ड है, ये अज्यूम्ड है। अब हमको प्रूव करके क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट Pm+1 बी ट्रू। हमको ये दिखाना है कि Pm+1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमको प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, किसके बेसिस पे, Pm के बेसिस पे। तो Pm+1 के लिए जो LHS पार्ट होगा वो होगा कितना, तो LHS पार्ट हमको मिलेगा, अगर हम n के जगह m+1 पुट कर दे तो क्या लिखेंगे, a⁴m+1। थोड़ा सॉल्व कर लें, a⁴m इंटू a। क्या हमको इसका वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, अभी तो यहां मिला है a⁴m क्या होगा। और क्या हमको a का भी वैल्यू पता है, हाँ वो भी पता है, वो तो मेरे क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक है, तो हम यूज करेंगे am के जगह पे लिखा जा सकता है 1 + 2m, उसके बाद -4m, फिर क्या है m, और लास्टली 1 - 2m मल्टीप्लाइड बाई a। और a का मीनिंग यहाँ क्वेश्चन में दिया 3 - 4 1 - 1 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अपना वही तरीका, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम 3 + 6m, 3 + 6m, उसके बाद ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई -4m, एक एलिमेंट, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम -4 - 8m, -4 - 8m, और ये मल्टीप्लाई हो गया इस 1 के साथ +4m। ठीक है, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 3m + 1 - 2m, 3m + 1 - 2m, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4m - 1 + 2m, -4m - 1 + 2। सॉल्व कर ले, जहां भी कहीं दिक्कत होगा आप हमको रोक के वहीं पे पूछ लेंगे, सर नहीं समझ में आया थोड़ा बता दीजिए कैसे हुआ। ठीक है, देखिए यहां पे -4 - 4m, इस जगह पे सब्ट्रैक्ट करके m+1, इस प्लेस पे -1 - 2m, -1 - 2। अब क्या हमको मिला RHS, कैसे पता चलेगा, क्या हमको RHS मिला, कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे कि मेरे an में राइट हैंड साइड जहां जहां n है वहां पे हम पुट करेंगे m+1, तो जाके कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ वाकई में हमको RHS मिला कि नहीं मिला। ये तो हम कैलकुलेट किए हैं, क्या ये तो हम LHS कैलकुलेट किए, ये वाला पार्ट मेरे पास है क्या, ये LHS है। अब थोड़ा RHS पे चलते कि RHS होगा कितना, तो RHS होना चाहिए जहां n है वहां m+1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 और यहां पे m+1 -4 m+1 या m+1, इस प्लेस पे 1 - 2 इंटू m+1। आप इसको सॉल्व कर लें, बस आप इसको सॉल्व कर लें तो देखिए क्या मिल रहा है, 1 + 2 3 + 2m, एक मिला, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, -4m - 4 इस जगह पे m+1, और लास्टली 1 - 2 -1 - 2। आपको क्या लगता है ये RHS है और ये LHS है, दोनों इक्वल आया कि नहीं, दोनों इक्वल आया कि नहीं, आप चेक कर लें, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब आपको केवल डिक्लेरेशन देना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो जैसे आपको सिखाया गया था, थोड़ा सा यहां पे देखिए, आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बस लास्ट डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, देयरफॉर Pm+1 इज ट्रू, Pm+1 ट्रू है। लास्ट डिक्लेरेशन, देयरफॉर स्टेटमेंट Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतने के साथ आपको एंडिंग करना है ऐसे क्वेश्चन का। जब कभी भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो, आपको कुछ इसी तरीके से आंसर करना होगा। देख लीजिए, लंबा तो है, घर पे जरूर आप एनालाइज करें। इसी को एक क्वेश्चन मान लीजिएगा ना, आपको किसी बुक में से क्वेश्चन ढूंढने का जरूरत नहीं, आप बस ये क्वेश्चन देख के एक दूसरे पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के लिख लीजिएगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बना, एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, आप पहले आराम से 2-4-5 मिनट टाइम दें, इसको देख लें एक बार कि हाँ बना कैसे था, फिर से आप अगले पेज में क्वेश्चन को लिखें और प्रैक्टिस करें। मतलब आप समझ रहे हैं,
हम आपको 3 स्टेप है ना याद करवा देना चाहते हैं कि जब भी इंडक्शन का बात हो n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे, m के लिए प्रूफ करना मतलब m के लिए अज्यूम करेंगे और m+1 के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे। ये चीज अगर आ गया तो इंडक्शन से रिलेटेड किसी भी सेगमेंट का क्वेश्चन हो आप बना सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।